हेलो एंड वेलकम टू डीएनए एडिटर्स टेबल। आज हम यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 के छठे फेज़ में जो इम्पोर्टेंट की सीट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि किस सीट पर कौन सी पार्टी का दबदबा बरकरार है। और इसके लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डीएनए के एडिटर तनवीर आज़म जी। तो तनवीर जी, मैं कुछ सीटों का नाम लूँगा, आपको उसमें से आप बताइएगा कि कौन सी पार्टी है, कहाँ पे मजबूत है। तो पहले तो थोड़ा सा आप बताइए कि इस छठे चरण के चुनाव में क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखिए, छठे चरण का जो चुनाव है जो 58 सीटों पे होना है जी, इसमें मेरे ख्याल से बीजेपी मजबूत है, बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि पिछली बार इन सीटों पे बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। दिल्ली की 7 सीटें हैं, 7 बीजेपी ने जीती। हरियाणा की 10 सीटें हैं, वो 10 की 10 बीजेपी ने जीती। 4 सीटें हिमाचल प्रदेश की, वो भी सारी बीजेपी ने जीत ली थी। जी, 14 सीटें उत्तर प्रदेश की, उसमें तक 12 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो ये जो फेज़ है इसमें बीजेपी को अपना स्ट्राइक रेट बरकरार तो कम से कम रखना ही पड़ेगा, अगर उनको अपनी सत्ता बचानी है या सीटों का इजाफा करना है। जी, और कुछ बड़े चेहरे भी हैं इस फेज़ में। कंगना रनौत हैं, जी, सुषमा स्वराज की बेटी हैं, बांसुरी स्वराज हैं। करनाल से आपके मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो पहले हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे। तो कुछ वाकई बड़े चेहरे हैं और वो देखना पड़ेगा कि क्या करते हैं, वो किस तरीके से उनका नतीजा आता है। तो चलिए एक एक सीट पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जैसे आपने बांसुरी स्वराज की बात करी, तो न्यू दिल्ली की ही बात करते हैं। न्यू दिल्ली लोकसभा सीट से बांसुरी स्वराज वर्सेस आपके सोमनाथ भारती हैं, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है बांसुरी स्वराज को यहाँ पे एज है, क्योंकि न्यू दिल्ली में पिछली बार भी बीजेपी जीती, उससे पहले भी बीजेपी जीती। मीनाक्षी लेखी उनकी वो थी एमपी, अभी भी अब हैं जब तक बांसुरी नहीं आ जाती। तो उनको हटा के अगर बांसुरी को बीजेपी ने टिकट दिया है तो कुछ तो उनके पीछे उन्होंने रिसर्च और सर्वे और ये करके ही दिया होगा। प्लस बीजेपी तकरीबन 54-55% वोट लेके आई थी यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से बांसुरी जीतेंगी और जीतना चाहिए बांसुरी स्वराज को। दिल्ली की एक और सीट है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जहां से मनोज तिवारी 2 बार के सांसद रह चुके हैं और इस बार मनोज तिवारी के सामने हैं कन्हैया कुमार। तो आपको क्या लगता है, क्या कन्हैया मनोज तिवारी को टक्कर दे पाएंगे? टक्कर देंगे, लेकिन जीत मनोज तिवारी की ही होगी, क्योंकि इन्होंने लगभग 60% वोटों के साथ जीत हासिल बहुत की अच्छी थी। पकड़ है। ओके, अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर, जो कि राजनीति का गढ़ कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की एक सीट है आजमगढ़, जहां पर निरहुआ हैं बीजेपी की तरफ से और एसपी की तरफ से धर्मेंद्र यादव हैं, और बीएसपी की तरफ से भी कैंडिडेट उतारे गए हैं। लेकिन धर्मेंद्र यादव एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं एसपी का, और मुस्लिम वोटों का एक काफ़ी वोट बैंक है उनके पास। तो क्या लगता है, निरहुआ जीत पाएंगे? नहीं, ये सीट मुझे लगता है इस बार समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। ओके, तो मतलब जो मुस्लिम वोट बैंक है, मुस्लिम और यादव वो भी अच्छे खासे हैं, और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई बहुत मजबूत उम्मीदवार नहीं है जो समाजवादी पार्टी का वोट काट सके। और निरहुआ जब उपचुनाव जीते थे 2022 का, जब अखिलेश ने ये सीट खाली करी थी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो निरहुआ इस सीट को 4-5 हज़ार के वोट के अंतर से ही जीते थे। तो और वो भी बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट ने तकरीबन 2 लाख वोट लाए थे। तो इस बार, और वो मुस्लिम कैंडिडेट थे गुड्डू जमाली, जो कि अब समाजवादी पार्टी में, तो निरहुआ के लिए आसान नहीं होगा। ओके, यूपी की एक और सीट है सुल्तानपुर, जहां से मेनका गांधी हैं बीजेपी से, राम भुआल निषाद हैं एसपी से और उदय राज हैं बीएसपी से। इसमें कौन मजबूत लगता है? तो मेनका गांधी जीतेंगी। मेनका गांधी, मैं सुल्तानपुर को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे वहाँ करीबी रिश्तेदार रहते हैं। मेनका गांधी, अगर वो एक ऐसी कैंडिडेट है बीजेपी की जो अगर आप मोदी का चेहरा हटा भी दें तब भी वो जीतने की अपनी वो रखती हैं, काबिलियत रखती हैं। इनके बारे में एक बात मैं बताऊं दर्शकों को, ये महीने में कम से कम 7 से 8 दिन सुल्तानपुर में रहती हैं। ओके, और लोगों से मिलती हैं, जुलती हैं, उनकी समस्याओं को समझती हैं। तो ऐसे कैंडिडेट तो अक्सर जीतते हैं, क्योंकि जो लोगों के बीच में है वो नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा। तो यहाँ से मेनका गांधी बिल्कुल आसानी से जीत रही हैं। ओके, उड़ीसा के पुरी की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने उतारा है बीजेपी के बहुत ही मुखर प्रवक्ता संबित पात्रा, और कांग्रेस ने उतारे हैं जय नारायण पटनायक, और बीजेडी ने उतारे हैं अरूप पटनायक। तो यहाँ पर आपको किसका पड़ला भारी लगता है? देखिए, मेन जो लड़ाई है वो संबित पात्रा और अरूप पटनायक के बीच में ही है। संबित पात्रा यहाँ से पिछले बार भी लड़े थे और छोटे से मार्जिन से हारे थे, आई थिंक 35-40 हज़ार या 50 हज़ार के वोट से। इस बार संबित स्ट्रांग स्थिति में थे, लेकिन अभी उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान दिया कि उनकी स्लिप ऑफ टंग ही कहेंगे, और वैसे बयान तो कोई आदमी राइट सेंसेस में नहीं दे सकता, कि लॉर्ड जगन्नाथ जो हैं, जिनके पुरी में जो इतने बड़े हैं, भगवान मानते हैं उनको और हैं भी,
और उड़ीसा में तो खैर बहुत ज़्यादा जी, उनकी बिल्कुल। ये है, तो वो भी मोदी के भक्त हैं ऐसा उन्होंने बोल दिया। बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी और पश्चाताप में 3 दिन का वो व्रत भी रखने की घोषणा की, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका है। जी। पॉलिटिक्स में इस तरीके के मतलब बस आप बयान दें और सामने वाले लपक लेते जी। हैं। आप सोचिए इनके बयान को बीजू जनता दल के जो मुखिया हैं, जो वहाँ के सीएम हैं नवीन पटनायक, उन्होंने भी उस पर ये किया, उस पर मतलब भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस बयान की वजह से संबित पात्रा कमज़ोर हो गए। ओके, अब बात करते हैं जिसकी इस बार के चुनाव में सबसे ज़्यादा जिस राज्य की चर्चा हो रही है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ से नवीन जिंदल हैं बीजेपी की तरफ से, सुशील गुप्ता हैं आप की तरफ से, और अभय सिंह चौटाला हैं INLD की तरफ से, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। तो आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है? देखिए, हरियाणा में बीजेपी ने 10 सीटें पिछले बार ज़रूर जीती थी, लेकिन इस बार हरियाणा में बीजेपी को झटका मिलने वाला है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी किसी भी सूरत में वहाँ 10 सीटें नहीं जीतेगी। उसको 1 सीट का नुकसान हो, 2, 3, 4, 5 तक का नुकसान हो सकता है, लेकिन नुकसान तो होगा। ये सीट भी बहुत टाइट है मामला। और जब हम आपकी बात करते हैं तो हरियाणा में आप और कांग्रेस मिल के लड़ रही है। ये सीट उनके अलायंस के बीच में आई है। कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस हरियाणा में नंबर 2 की पार्टी कभी नंबर 2 होती, कभी नंबर 1 होती है। तो मुझे लगता है कि ये सीट टाइट मामला है। इसमें किसी को क्लियर विनर कहना मैं नहीं समझता कि सही होगा। जैसे अभी आपने बात करी थी करनाल की, मनोहर लाल खट्टर की, तो करनाल की ही बात करते हैं। मनोहर लाल खट्टर हैं बीजेपी की तरफ से और दिव्यांशु बुधी राजा हैं कांग्रेस की तरफ से। तो इनमें कौन मजबूत होगा? देखिए, मनोहर लाल खट्टर जब असेंबली में आते थे तो वो करनाल से ही जीत के आते थे। इस बार उनको सीएम के पद से ये करके रिलीव करके उनको भेजा गया वहाँ। बीजेपी को लग रहा था कि शायद ये सीट हमें एक कद्दावर लीडर की ज़रूरत थी, उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को भेजा। ये सीट वो जीतने के चांसेस फुल हैं, क्योंकि लास्ट बार बीजेपी इस सीट को 6 लाख से ज़्यादा वोट के मार्जिन से जीती थी। तो उतने मार्जिन को पाट पाना बहुत मुश्किल है। प्लस मनोहर लाल खट्टर की इमेज अच्छी है, ईमानदार हैं, कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, लोग उनको पसंद करते हैं, चीफ मिनिस्टर रहे वो, लोगों के बीच अच्छी छवि है। तो ये मनोहर लाल खट्टर का एज है यहाँ पे। और हरियाणा की ही एक और काफ़ी चर्चित सीट है गुड़गांव से राज बब्बर हैं कांग्रेस से, जो कि काफ़ी जाने माने नेता हैं, और बीजेपी की तरफ से हैं राव इंद्रजीत सिंह। इनमें कौन मजबूत होगा? देखिए, ये सीट पिछले बार बीजेपी ने जीती थी। इस बार ये मतलब इंटरेस्टिंग फाइट हो सकती है। शायद बीजेपी निकाल ले जाए, बट पिछले बार जितना आसान नहीं होगा। क्योंकि वहाँ पे लोगों में थोड़ा सा ये किसान आंदोलन और ये रेसलिंग वाले जो हुए थे, मतलब ये जाट वोटर जो हैं वो थोड़े नाराज़ हैं और किसान भी थोड़े नाराज़ हैं। गुड़गांव जैसे हम लोग समझते हैं कि गुड़गांव सिर्फ शहर है, वो शहर के आगे भी गुड़गांव है और वो भी वोटर वहाँ भी हैं। वो वोटर शायद इस बार बीजेपी से छिटक जाएं, तो ये राव इंद्रजीत राव के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। अब एक आखिरी सीट पे बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की तमलुक सीट। यहाँ पे अभिजीत गंगोपाध्याय हैं बीजेपी की तरफ से, और देवांशु भट्टाचार्य हैं टीएमसी की तरफ से, और सयन बनर्जी हैं CPIM की तरफ से। तो इनमें आपको क्या लगता है? क्योंकि पश्चिम बंगाल पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा राजनीति का गढ़ बना रहा है और बीजेपी ने वहाँ पे काफ़ी अच्छी पैड भी जमाई है। तो इस बार क्या लगता है? देखिए, तमलुक की जो सीट है इसमें अभिजीत गंगोपाध्याय जो हैं ये कोलकाता हाई कोर्ट के जज थे। इन्होंने वहाँ से रिटायर करके और फिर ये बीजेपी ज्वाइन कर लिया और उनको बीजेपी ने टिकट दिया। और जब ये वहाँ थे हाई कोर्ट में तो इनके कुछ डिसीजन है जिन पे सवाल उठते थे, और उसके बाद जब ये बीजेपी ज्वाइन किए तो फिर टीएमसी ने उसको पकड़ा और ये मतलब इस तरीके से उसको स्पिन किया कि ये देखिए, ये जो ऐसे जो फैसले दे रहे थे ये क्योंकि इनको बीजेपी का माइंडसेट है। और अभिजीत गंगोपाध्याय काफ़ी पढ़े लिखे और काफ़ी मतलब एरुडिट स्पीकर हैं, लेकिन अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ममता बनर्जी के बारे में कुछ अपशब्द बोले, इस पे फिर टीएमसी इलेक्शन कमीशन के पास गई, इन पे 24 घंटे का कैंपेन का बैन भी लगाया गया। वो स्टेटमेंट थोड़ा सा इनको डेंट लगेगा और मुझे लगता है कि एक बहुत टाइट फाइट होगी। अभी थोड़ी सा टीएमसी का एज है, क्योंकि टीएमसी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, उनके जो ग्रास रूट पे उनकी पकड़ बहुत है। इनके स्टेटमेंट मतलब उस तरीके से स्पिन किया जा रहा है कि दीदी के को ऐसे बोला, और वो बहुत ही मतलब बैड टेस्ट में वो स्टेटमेंट था। तो उस स्टेटमेंट की वजह से और
पुराने थोड़े से बयानात की वजह से हो सकता है कि अभिजीत गंगोपाध्याय के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो तामलुक में। ओके, तो मतलब जैसा कि हमने जितना भी डिस्कशन किया, मैक्सिमम सीटों पर बीजेपी जीत तो जाएगी लेकिन मार्जिन कम हो सकता है और कुछ सीटों पे उसको घाटा भी हो सकता है। तो जैसा कि हमने जाना कि फेज 6 की जो लोकसभा सीटें हैं जिन पर चुनाव होने हैं, उनमें किस पार्टी का किस सीट पर दबदबा बरकरार रहेगा, ये हमने आपको बताया। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें DNA के साथ।